जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए हिंदी की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहा हूं, जिसकी ये पहली कड़ी है। पहली कड़ी में मैंने वर्णमाला को शामिल किया है। वर्णमाला में आपको मैं पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा। आपको महसूस होगा कि वर्णमाला में इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और पूरी वर्णमाला को मैं एक वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। पूरी हिंदी को एक चैप्टर, एक वीडियो के माध्यम से मैं कम समय में आपकी हिंदी की तैयारी कराने वाला हूं। आपको दिखा दूं और आपको बताऊं, आपको इसके बाद कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा देता हूं। देखिए, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं गई है और ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी इसमें शामिल किए गए। आप पूरा मैं दिखा देता हूँ, एक एक पीडीएफ, एक एक पेज आप देख लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें देखिए स्वर का कैटेगराइज कर दिया गया है, किस तरह से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। देख लीजिए, पूरा आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको विश्वास हो कि हाँ, ये जो मैटर हमको मिल रहा है ये करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन लगभग 66 से अधिक क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर जितने प्रीवियस ईयर पेपर के ही इसमें शामिल किए गए, कि अर्जी फर्जी कुछ भी नहीं शामिल किया गया है। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। वर्ण विचार। पहले हम थोड़ा सा वर्णों के बारे में जान लेते हैं। वर्ण होते क्या हैं। देखिए, वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे प्यारे साथियों, उसे वर्ण कहा जाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जैसे क, ख, अ। और वही मौखिक आधार पे कहा जाए, ये मौखिक आधार पे कहा जाए तो क्या बताओगे? मौखिक आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे ध्वनि है, मौखिक आधार पर। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आप बताएंगे। अर्थ के आधार पर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप बताओगे शब्द होता है। जैसे नमक। नमक क्या है? आप समझ गए। इसका साब यानी कि जो लवणीय होता है वो नमक होता है, जिसका स्वाद नमकीन होता है, मतलब जिसका अर्थ जो है स्पष्ट हो। लेकिन नमक क्या? नमक खाना है, नमक लाना है कि नमक फेंकना है? कोई अर्थ पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं पूरी तरह अर्थ कहाँ स्पष्ट होता है, तो बताओगे वाक्य के। भाषा की पूर्णता इकाई क्या है? तो बताओगे वाक्य है। जैसे नमक को सब्जी में डालिए, इसका मतलब अब नमक के बारे में पता चल गया। नमक को करना क्या है? हमको नमक को सब्जी में डालना है। जैसे खाना हमने कहा, तो खाना क्या हो जाएगा? खाना मतलब तो होता है कि सही अर्थ है, इसका अर्थ निकला है। लेकिन खाना खाना है कि खाना बनाना है कि खाना ले जाना है, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता रहा पूरा। तो इसका मतलब क्या है? खाना खाना है, पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो गया। तो वाक्य क्या करता है? भाषा की पूर्णता इकाई है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्वनियों के या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 44, लेकिन टोटल 52 वर्ड होते हैं। कितनी टोटल? अभी 52 की बात करेंगे, यहाँ 44 क्यों लिखा है इसकी भी बात करूंगा मैं। टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो बताओ कुल वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो 52। लेकिन स्वर और व्यंजन मिला के कितने होते हैं? स्वर व्यंजन मिलाकर कुल 44 होते हैं। अभी 52 की कैटेगरी में देखेंगे 52 हुए कैसे हैं, लेकिन इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहना होगा। अब वर्णमालाओं को दो भागों में विभाजित किया गया। दो कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 33 है। अब वर्णमाला में कुल कितने हैं? तो आप बताओगे 52 है। अभी 52 को मैं कैटेगराइज करूंगा, लेकिन बने रहना होगा लास्ट तक। स्वर किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? ये सब जो है स्वर जो है किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मतलब जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हुआ भी है। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, श्वास से स्वतंत्र और श्वास से स्वर, उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट के सीधे मुंह के बाहर निकल जाती है, उससे भी क्या कह सकते हैं? स्वर कहते हैं। या और ज़्यादा स्पष्टीकरण है इसका, तो ये आप देख सकते हैं। स्वरों की संख्या कितनी अभी पूछी गई थी, तो स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। अंग और आह आप जानते हैं, ये भी तो स्वर के साथ रखे गए हैं, लेकिन या तो ये स्वर हैं और ना तो ये व्यंजन है। तो फिर ये है क्या? ये अयोग्य है, मतलब इनको कहीं भी जोड़ती नहीं की गई है। अंग वाले को कहते हैं अनुस्वार और आह वाले को विसर्ग कहा जाता है। अभी इन सब की भी चर्चा आगे विस्तृत रूप से की जाएगी। अब स्वरों का विभाजन कर लेते हैं।
मात्रा के आधार पे स्वरों का विभाजन, मात्रा और काल के समय के आधार पर दो नहीं, वैसे मुख्यतः दो भेद होते हैं, तो पूर्णतः कितने? तीन भेद होते हैं। तीनों का नाम क्या है? पहला ह्रस्व है, इसे लघु स्वर कहते हैं। दूसरा गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है तो बताओगे? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर के अंतर्गत किसे रखा जाता है? पुलुत स्वर के अंतर ओम, मतलब इसमें एक मात्रा के बराबर जो है समय लगता है, इसमें दो मात्रा, और पुलुत में तीन मात्रा के बराबर क्या है? समय लगता है। तो ये एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण कम समय में, एक मात्रा के लगभग समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋण, जिसमें छोटाऊ करके यूज होता है वो सब क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। अभी दीर्घ स्वर जो बचे, टोटल 11 थे, अब कितने बचे तो बताओगे? 7 बचे। सातों क्या है तो आप बताओगे? दीर्घ स्वर हैं। सातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों बने रहें आप। दीर्घ स्वर इसी को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय अधिक समय लगता है। किससे आप बताओगे? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी? तो 7। बड़ा, बड़ी ई, बड़ाऊ, अय, ओ और आ, ये सब क्या कहलाते हैं तो बताओगे? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7। अभी भी इनका विभाजन है। रचना उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। एक मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं, ये आप समझ लीजिए। चलते हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं हुई है उसे मूल स्वर कहा, यानी स्वतंत्र रूप से, वही छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋण। और संधि स्वरों की उत्पत्ति जो है मूल स्वरों से ही हुई है। जैसे अभी हम देख लेते हैं क्या है संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे ही संधि स्वर कहा जाता है। संधि स्वर के कितने भेद हैं तो बताओ? दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर होना चाहिए यहाँ पर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। पहले में दीर्घ स्वर में मूल दीर्घ स्वर आपको याद करके रखना, और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। अब चलते हैं यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मिसप्रिंट है। मूल दीर्घ स्वर आपको जोड़ लेना है। छोटा जो सेम वर्ड से मिलके बना हुआ है वो क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। छोटा, छोटा से बड़ा, छोटी, छोटी से क्या होगा? बड़ी, छोटाऊ से छोटा से होगा बड़े। तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 3 होती हैं मूल दीर्घ स्वर की संख्या। अब संयुक्त स्वर की संख्या देख लेते हैं कितनी है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी आप बताएंगे? 4 है। कैसे कैसे बना हुआ है? छोटा आ और ई मिलके क्या बना है तो आप बताओ? अय। छोटा आ और अय मिलके क्या बना है तो अय। अब इसी देखिए, जो यहाँ अय आया यही आके छोटा में अय को ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया? अय बन गया। और वही देखिए, छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके ओ बना है, और वही ओ आके जो है छोटा और ओ मिला के क्या बन गया? औ मिलके बन गया। मतलब ये स्वरों के ही विभिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। जो समान स्वर से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये आपको एक एक चीज़ें आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, एक होता है अवृत्ताकार। यानी जिनको बोलते समय ओठ की आकृति कैसी हो? गोल हो जाए। जिनको बोलते समय ओठ की आकृति क्या हो? गोल ना हो, उसे अवृत्ताकार कहा जाता है। अब चलते हैं एक एक इसमें देख भी सकते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, उसे वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा, छोटाऊ, ओ, औ, आ, ये क्या है तो आप बताओगे? वृत्ताकार। छोटा बोले देखो, ओठ गोल हो जाते हैं, दोनों ओठ। छोटाऊ, ओ, औ, आ, इनको बोलते हैं ओठ गोल। लेकिन इसको आप बोल के भी आप याद कर सकते हैं। अवृत्ताकार स्वर हमारे साथ बोलिएगा। अवृत्ताकार स्वर देखिए, छोटा देखिए किस तरह होठ, बड़ा किस तरह देखिए होठ गोल नहीं होता, ऐठे गोठे। छोटी, बड़ी, ऋण, ए, अय, देखिए बिल्कुल होठ गोल नहीं होता, इसीलिए इसको अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अब देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों को हम देख लेते हैं। चलते हैं कौन कौन से हैं जिह्वा के आधार पे तो इसका उत्तर होगा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर क्या होते हैं जिह्वा के आधार। अब तीनों को देख लेते हैं। अग्रस्वर क्या होते हैं तो इसका उत्तर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे छोटी, बड़ी, जो छोटी होगा तो बड़ी, ए, अय, ऋण।
आप केवल इन्हीं को याद कर लीजिए। और मध्य स्वर कितना केवल कितने होते हैं? एक। अग्र स्वर टोटल कितने तो आप बताओगे 5, और मध्य स्वर कितने होते तो आप बताओगे 1 होते। मध्य स्वर कौन कौन से? केवल छोटा आग ही मध्य स्वर है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्य भाग जो है सक्रिय रहता है, जिससे बड़ा बड़ा देखिए जीभ बीच में मुड़ती है, तो छोटा छोटा में देखिए जीभ बीच में मुड़ती है, तो इनकी मध्य भाग जो है सक्रिय रहता है, उसे बोलते हैं मध्य स्वर। अब बात होती है पक्ष स्वर की बात। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग सक्रिय होता है उसे पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा अ उ, बड़ा ओ पीछे वाला भाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसे बोलते हैं पक्ष स्वर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद हो जाए। कौवे के आधार पे कितने होते हैं? कौवा मतलब आप देखते हैं कौवे के आधार पर जो है स्वरों के कितने दो निरानुसार किसी को होते हैं। कौवा मतलब होता है जो गले के अंदर एक छोटा सा उठा हुआ पार्ट है, आप देखिएगा मुख के अंदर से हाथ, तो वही होता है कौवा के आधार पे। चलते हैं इसमें अनुनासिक और निरानुनासिक के बारे में बात कर लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद करते हैं, मतलब नाक वाले रास्ते को बंद कर देता है, जिससे हवा सीधी मुख के माध्यम से बाहर निकल जाती है, उसे क्या निरानुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ऋण ए ऐ ओ, पूरा स्वर समझ लीजिए क्या होता है, निरानुनासिक होता है। अनुनासिक कौन होते हैं? अयोगवाह होते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच ही में अटक जाता है, जिससे आधी हवा नाक से और आधी हवा जो है मुख से निकलती है, मतलब मुख तथा नाक दोनों से हवाएं जिसके माध्यम से निकलती है उसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे चंद्र बिंदु अंग जहाँ पर भी लगा हो वहाँ पर सब क्या होते हैं? वो अनुनासिक होते हैं। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है कौन, जिसे आगन अंगन आ इया ई, जिसमें ये लगा चांद बिंदी लगा हो या एक बिंदी ये अनुस्वार वाला लगा हो, वो सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ये आपको याद करके रखना है। अब अयोगवाह के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी बात की थी मैंने, जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, वो अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है, दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। अनुस्वार जैसे ये देखिए आ था, आ के ऊपर बिंदी, और विसर्ग जो है ये, तो ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार पहले आ का स्वर निकालता है और अनुस्वार के बाद या रा ला व सा हा आते हैं। अनुस्वार के बाद हमेशा क्या आते हैं? या रा ला व सा आते हैं। जैसे संयोग, देखिए अंक के बाद या आया है, देखिए या इसमें कहा गया है, इन्हीं सब वर्णों में से आएंगे। यदि ये नहीं आते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार न लगा के, जैसे सम योग, जैसे अब अनुस्वार ना आते तो उसमें उसी को माँ या ना के रूप में प्रदर्शित करता है, आधा माँ या आधा ना के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है यदि ये वर्ण नहीं आते हैं तो। विसर्ग का उच्चारण करते समय हा की ध्वनि आती है। हा को काकल्य ध्वनिया भी कहा जाता है। काकल्य, ये देखिए कई परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के आ चुका है काकल्य ध्वनिया वाला, तो इनको ध्यान दे के रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा। जैसे प्रातः, प्रातः हो गया, अतः हो गया, ये क्या है? विसर्ग के रूप में हा लास्ट में सुना। स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। आ और आ का और विसर्ग का उच्चारण स्थान आप बताओगे कंठ है। छोटी बड़ी का क्या हो जाएगा? तालु है। चलिए इसके जूम इन कर लेते हैं, सब एक साथ देख लेते हैं। ऋण का उच्चारण स्थान आप बताएंगे मूर्धा से है। छोटाऊ बड़ाऊ का क्या है? तो ओष्ठ से। छोटाऊ बड़ाऊ ओष्ठ, ये तो मल्टीपल टाइम, इसको तो आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको तो अच्छे से याद कर लें। और ये कंठ ताल ए और ऐ वाला कंठ ताल से, जबकि ओ और ओ किसे बोलते हैं? कंठोष्ठ से। ये आपको तीनों याद कर, कंठ और ओष्ठ से कौन सा? ए और ऐ, और कंठ ताल से ए और ओ, और कंठ और ओष्ठ से क्या? ओ और ओ बोला जाता है। अब देखिए वा को दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, इसीलिए दंतोष्ठ कहा जाता है। हा को स्वर यंत्र से बोला जाता है। अंगा को नासिक किससे बोला जाता है? तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। छोटी और बड़ी को किससे? तालु से। ऋण को किससे? मूर्धा। रिम, रिम याद करिए, रिम साइकिल का रिम होता है ना, रिम। ऋण को मूर्धा से। छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ ऊ ओ, ऊ ओ, ऊ ओ, ऊ याद करिए कि ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है। ऐ ऐ, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल। हमारे साथ 4-5 बोले, ए ऐ कंठ, ए ऐ कंठ ताल, ए ऐ कंठ ताल।
वा किससे? दंतोष्ठ से, जबकि हा किससे? स्वरयंत्र से, और अंगा किससे? नासिक से, जबकि ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। जो चीज़ें आपको याद ना हो, बच्चे कैसे याद करते हैं आप बताइए? बच्चे चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। यदि आपको सीखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, आपको छोटे बच्चे की तरह अभ्यास करना होगा, तभी कोई चीज़ें परमानेंट याद होंगी। ताल या मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा 4 भागों में। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, और जो है विवृत स्वर और अर्ध विवृत। अब सबका मतलब क्या होता है आगे एक एक करके देखते हैं, बस बने रहें हमारे साथ। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है बंद, समृद्ध स्वर का अर्थ होता है बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे समृद्ध स्वर कहा जाता है। अधिक ऊंचाई पर उठता है जिह्वा का अगला भाग, उसे, जैसे छोटी ई उ ऊ, ये क्या है? ई, छोटी, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है? तो आप बताओगे समृद्ध स्वर है, जीवा के अगले भाग अधिक ऊंचाई से उठता है। अर्ध समृद्ध स्वर के बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समृद्ध स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उससे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ए और ओ जो है अर्ध समृद्ध स्वर है। इसमें दो को याद कर लीजिए। जैसे समृद्ध स्वर कौन थे? ई उ क्या था? समृद्ध स्वर था। अब आते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुला रहता है, संपूर्ण खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। बड़ा आ कहते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है। पूरा मुंह खुला होता है उसे विवृत। अब अर्ध विवृत की बात कर लेते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है, विवृत स्वरों से कम खुलता है, उससे क्या कहा जाता है? अर्ध विवृत स्वर। ए, ओ, अ डॉक्टर वाला, ये सब क्या हो जाएंगे? लेकिन विवृत स्वर केवल कितना है, कौन सा है? तो आप बताओगे बड़ा आ जो होता है विवृत स्वर होता है। आप इनको 1 से 2 बार मन में दोहराएंगे, 4 अर्ध विवृत स्वर कौन? ए, ओ, ए, औ, आ, ये सब क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे अर्ध विवृत स्वर है। चलते हैं, अब व्यंजन की क्लास स्टार्ट होती है। पैर साथियों पानी वानी पी के फिर से बैठ जाइए। व्यंजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, की, के, कुछ भी। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पांचों भाग हम देख लेते हैं, कौन कौन से पांचों भाग हैं। चलते हैं, पहले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। अब 25 को हम देख लेते हैं। का से लेकर मा तक क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, का, चा, टा, ता और पा, ये पांचों वर्ग क्या होते हैं? तो आप बताओगे स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। एक वर्ग में कितने होते टोटल? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? एक वर्ग में टोटल 5 अक्षर होते हैं, तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। देखिए का, चा, टा, ता, पा। का को का से का और का से उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। चा किससे बोला जाता है? तो बताओ चा वाला चा वर्ग किससे बोला जाता है? तो तालु से। और टा वर्ग किससे बोला जाता है? तो आप बताओगे मूर्धा से। टामा टामा याद कर लीजिए। और ता वर्ग किससे बोला जाता है? दंत से। और पा वर्ग से किससे बोला था? पाओ पाओ याद करिए। पाओ पा वर्ग जो है ओष्ठ से। अब आपको बता दूं कि सभी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? सभी वर्ग का 5वां अक्षर आप बताएंगे क्या होता है? तो सभी वर्ग का 5वां अक्षर होता है नासिक होता है या अनुनासिक वर्ण होता है। चाहे अंग देखिए, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या है? तो आप बताओगे पांचों वर्ण क्या होते हैं? सभी वर्ग के 5 वर्ण क्या होते हैं? तो आप बताओगे अनुनासिक होते हैं या नासिक के होते हैं। और नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? 5 है। इनका प्रयोग जो है, जब इनको बोलने में नाक तथा मुख सबका प्रयोग होता है, सभी का दोनों का प्रयोग होता है, इसे नासिक कहते हैं। अब इनके साथ कौन कौन से? तो अंतस्थ व्यंजन भी जो है कितने हैं? तो आप बताओगे 3 है। या, रा, लावा। और उस व्यंजन कौन कौन से? तो इसका उत्तर सा, सा, हा। और उसके बाद स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इसी में, अब इसमें और होगा। और देखिए संयुक्त व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके व्यंजन के अंतर्गत? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं तो आपको अन्यथा देखने में समस्या होगी। जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी? 4।
जैसे श वर्ण कैसे बना है, आधा का और सा से। त्र वर्ण किससे बना है, त्र वर्ण आप क्या बताओगे, ता और रा से, आधा ता और रा से। ज्ञा किससे बना, तो आधा जा और इया से, जा में हलंत लग के। स्रा किससे बना है, बड़ा सा यानी तालब वाले सा और रा से मिलके बना है क्या, तो आप बताओगे स्रा बना हुआ है। अब एक एक करके देखते हैं। और उसके बाद कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका देखिए 33 हो गया, आप जोड़ के देख लीजिए, टोटल 33 हुए। कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भेदों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। घोष को ही क्या कहा जाता है, घोष को ही सा घोष कहा जाता है, सा घोष। और दूसरा क्या है, आघोष। कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भाग। अब चलते हैं कंपन करके कैसे कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, तो आप देख लेते हैं। घोष वर्ण का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियां गूंज उत्पन्न करती हैं उसे क्या, घोष या साघोष वर्ण कहा जाता है। किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, तो आप बताओगे घोष वर्ण होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। किसी भी वर्ग का मतलब वर्ग मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने वर्ग दिखाया है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या है, तो आप बताओगे, घोष है। तीसरा, चौथा किसी भी वर्ण का तीसरा, ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, तो आप बताओगे घोष है। और आघोष कौन से हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, तो आघोष हो जाएगा। ये वर्ग 5 वर्ग है ना, पांचों वर्ग की बात हो रही है। तो अभी हम इसको आसानी से याद करा देंगे, बहुत आसान है, बस बने रहें। कितने आसानी, अब देखिए ये वर्णमाला में आ पहले आता है और नंबर में क्या आता है, पहले 1 आता। तो किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा। और सघोष क्या होता है, तो किसी भी वर्ग के 3, 4 और 5, 345। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष या सघोष होता है। अब घोष क्या होता है, 1 और 2 होता है। चलते हैं, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, तो आप बताओगे घोष होता है। अब घोष वर्ण का अर्थ अभी बात हो चुकी है, नाद या गूंज होता है। जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर तंत्रियां क्या होती है, गूंज उठ रही, तो उसे घोष कहा जाता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अभी बात हो चुकी है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन से हैं, तो मैंने भी ऊपर दिखा दिया है। और साथ साथ सभी स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं घोष। और 11 लावा भी क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, तो आप बताओ घोष होते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो आप ये भी बताओगे घोष होते हैं, 11 लावा और हा। और साथ साथ में आपको हा भी याद रखना, हा भी क्या होता है, घोष होता है। हा को काकल वर्ण की संख्या भी दी जाती है। अब चलते हैं अघोष वर्ण की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होते उन्हें आघोष वर्ण कहा था, मतलब गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होते उसे। अब किसी भी वर्ण के पहला और दूसरा, देखिए बात कहा गया है ना, अघोष वर्ण कहते हैं। का से लेकर काचा, टातापा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पहला और दूसरा वर्ण होता है, अघोष होता है। जैसे काखा, काखा तो पहले वर्ग का, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा तथा सा और सा हा तो चला गया था किसमें, आप बताओगे, स्वर ये घोष में। तो बचा क्या था, सा हा, संघर्षी वाले के 3 अक्षर क्या कहलाते हैं। और आपको बताओ, चलिए ठीक है, हाँ, अघोष वर्ण कौन कौन से, तो सा यानी और सा, ये तीनों क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, ये होते हैं आघोष वर्ण होते हैं। अब श्वास के आधार पे देख लेते वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। श्वास के आधार पे कितने भागों में, तो आप बताओगे 2 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे अल्पप्राण कहा जाता है। कम मात्रा में हवा निकलती है उसे अल्पप्राण, मतलब अल्प हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। अब ये किसी भी वर्ग, किसी भी, आप जानते हैं वर्ग कितने होते हैं, 5 अभी मैंने दिखाया है। किसी भी वर्ग के 1 और 3 और 5, किसी वर्ग के, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 3 आ रहा है, तो नंबर श्रृंखला में भी पहले आता है 1, 3 और 5। देखिए वहाँ पर 1 और 2 था, तो वहाँ पर जो अघोष था अल्पप्राण से छोटा भी था, तो उसमें 2 ही अक्षर थे। और इसमें अल्पप्राण अक्षर में बड़ा है, तो इसमें 3 अक्षर हैं, 1, 3, 5।
किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो क्या होता है अल्पप्राण होता है। अभी मैं सबको दिखा भी दे रहा हूँ, परेशान ना होना, कौन कौन से अल्पप्राण है, कौन कौन से महाप्राण है। देखिए का चा टा ता पा वर्ग के यानी पांचों वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए का खा गा, देखिए का खा, देखिए चा जा जा जा, टा टा डा आड़ा, ता था ता था, ता दा ना, पा पा बम। इसमें दो बीच में छूट गए, दूसरा और चौथा क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं। अभी देखिए महाप्राणों की बात कर लेता हूँ। अभी इसको पूरा हम वर्ग के माध्यम से एक निश्चिंत हो अच्छे से देखेंगे, परेशान ना होना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे का चा टा ता पा वर्ग का दूसरा और चौथा, देखिए दूसरा और चौथा वर्ण खा और गा, छा जा, टा डा, था पा पा, ये देखिए सा सा और हा, सभी संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, सभी उष्म संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, तो आप बताओगे महाप्राण। सभी उष्म संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, तो आप बताओगे तो महाप्राण होते हैं। और ये देखिए ना और हा, रा और हा, मा और हा, ला और हा, ये सब भी जो क्या होते हैं महाप्राण होते हैं। अब चलते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 8 भेद। उच्चारण के आधार पे कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी शरीर के अंग से स्पर्श करती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसके उत्तर बताएंगे 8 होती है। कौन? जो पांचवा क्या था इसमें, काका काका अंगा, जो पांचवा वर्ण सबको बाहर हटा दिया जाए तो क्या होता है, तो इनकी इसमें देखिए चा वर्ग को छोड़ दिया गया है, तो चा, छा और जा और झा, इन सबको टोटल स्पर्शी। देखिए स्पर्श व्यंजन दूसरे थे, स्पर्शी व्यंजन दूसरे हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे नहीं, ठीक ठीक, चा वाला नहीं आता। इसमें टोटल कितने हैं, तो आप बताओगे 4 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल 16 क्या हैं, तो 16 आप क्या बताओगे स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 25 है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 16 है। अब संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, सा हा, ये क्या होते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि जिसमें हवा का मार्ग सकड़ा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती, से संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और इसी को उष्म संघर्षी। अब देखिए बात होती है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन। संघर्षी व्यंजन आपने देखा, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो आप क्या बताओगे जा छा जा झा, चा छा जा झा, चा छा जा झा क्या है, तो ये स्पर्श संघर्षी की बात जब होगी तो उत्तर बताएंगे चा छा जा झा। जबकि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो सा सा हा जो है ये क्या है संघर्षी व्यंजन है। दोनों में अंतर कर लेना है आपको। नासिक के व्यंजन कौन है, किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर, चाहे 5 वर्ग थे, ड इया अड़ नामा, ये क्या है नासिक के व्यंजन, जिनका उच्चारण करते हैं नाक और मुख का दोनों प्रयोग करते हैं, वहाँ पर नासिक। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो पार्श्विक व्यंजन ला है। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है, हवा पार्श्व के आसपास निकलती, इसे पार्श्विक व्यंजन है। ला क्या है, पार्श्विक है। लुंठित क्या है, रा क्या है, तो लुंठित व्यंजन है या प्रकंपित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित व्यंजन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे रा क्या है, तो बताओ लुंठित व्यंजन है। जिन देखिए बाद में वही चीज़ कहा गया है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा बेलन की तरह गोल हो जाती है उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। बेलन की तरह, जैसे लुंठित भी यही है, प्रकंपित भी यही है, तो आप बताओगे रा हो जाएगा। लुंठित भी है, प्रकंपित है, दोनों को याद करके रखना है। नहीं ठीक। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, नहीं यहाँ पर कुछ ठीक है। लुंठित और प्रकंपित देखिए, उच्छिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे की ओर गिरती है और उसे क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसे डा और ढा दोनों क्या उच्छिप्त व्यंजन। अभी 52 जो कैटेगरी है उनको भी देखेंगे, बने रहिए कौन कौन से 52 में आते हैं। संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन, संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से हैं, तो या और वा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या वाक्य अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है उसे संघर्षहीन व्यंजन कहता है। जो व्यंजन के स्वरों जैसे बोले जाते हैं उसे स्वरों के जैसे या और वाह बोलते बहुत साधारणता आप बोले जा सकते हैं, इसे अर्धस्वर कहा जाता है। वर्त व्यंजन का है,
वर्ष का अर्थ होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर के मसूड़ों को स्पर्श करता है उसे वर्ष व्यंजन कहा जाता है। ला, रा, सा क्या है? तो ला और रा और सा क्या है? वर्ष व्यंजन है। 3 हो गए वर्ष व्यंजन आपके। अब ढेर सारे क्वेश्चन आंसर हम सब करेंगे कि जिससे हम जितना पढ़ें वो पूरा क्लियर हो जाए। चलते हैं। जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर बने होते हैं, वर्ण का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय वर्ण कहा जाता है। जैसे चा और चा, देखिए सेम वर्ड से बने। जच्चा, बच्चा, दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली। देखिए ला, ला का उच्चारण 2 बार प्रयोग किया जाए एक साथ में, उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए अरबी क्या है? अरबी फारसी वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, खा, जा, फा, जिसमें अंक में नुक्ता वाला बिंदी लगा होता है। देखिए ये नुक्ता वाले बिंदी लगा होते हैं, वो क्या होते हैं? तो अरबी फारसी वाले होते हैं। ये आपको याद करना है। अक्षर, एक ही श्वास में झटके में जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। जैसे राम शब्द रा और माँ से बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों की कैटेगरी हम देख लेते हैं। इसको हम जूम इन कर ले रहे हैं, आपको 52 तब दिखेगा। आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए हिंदी वर्णमाला स्वर की संख्या कितनी? 11। अनुस्वार की संख्या कितनी? तो बताओगे 1। विसर्ग की संख्या कितनी? तो आप बताओगे 2। और अनुस्वार विसर्ग मिलके ही क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे अनुस्वार विसर्ग मिलके ही अयोगवाह कहलाते हैं। अब कंठ के कितने हैं? तो कंठ के काखा, गागा, अंगा वाले 5 वर्ड हो गए। तालब के कितने हैं? तो आप बताओगे 5 हैं। मूर्धन्य के कितने? मूर्धन्य बोलने वाले 5। दंत के कितने? तो आप बताओगे 5। और ओष्ठ के कितने? तो 5। टोटल कितने? देखिए 39 यहाँ हो गए। और कितने थे? 13 उधर थे। तो 39 13 कितना होगा? तो आपको पता 52 हो गया। देखिए उस व्यंजन की सा, सा, हा क्या है? तो जो हमने विस्तृत पढ़ा था उसको एक टेबल के रूप में आप देख सकते हैं। द्विगुण व्यंजन डा और ढा क्या है? द्विगुण। संयुक्त व्यंजन छात्र क्या अभी बात हो ही चुकी है। और उस व्यंजन सा, सा, हा के बारे में बात हो। अंतस्था व्यंजन यारा लवा के बारे में बात हो चुकी है। तो एक एक चीज़ें हमने पढ़ी है। तो टोटल कुल वर्ड कितने हो गए? तो आप बताओ। द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंत व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, तलब व्यंजन, कंठ व्यंजन, इन सबको मिला के कितने? 39 हो गए। 13 उधर कितना हो गया? 52 बता देगी। टोटल वर्णों की संख्या कितनी? 52। अब हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। वह ध्वनि जिनके खंडन नहीं किए जा सकते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, तो उस क्या बताएंगे प्यारे साथियों? वो क्या है? या जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है उसका उत्तर हो जाएगा स्वर। आप सब साथ साथ बताते रहिए। वह वर्ण जिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अभी बात हो चुकी है। यहाँ पर 52 है नहीं तो क्या लगाएंगे आप? 44। हिंदी वर्णमालाओं में कितने वर्ण है? तो आप बताओ 44 है। 52 होता तो 52 पर कुल कितने शब्द लिखता? तो आप बताओगे 52। वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी कुल वर्णों की संख्या देखिए 52 अभी बात हो चुकी है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी की कितनी बात? तो बताओगे 25 है। जबकि जब कहेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप क्या बताएंगे? 16 है। चलते हैं, नहीं चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो स्पर्शी व्यंजनों को क्या बताएंगे प्यारे साथियों? कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका उत्तर बताएंगे 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलते हैं, देखिए हाँ 5 ठीक है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? व्यंजनों की कुल संख्या आप बताएंगे 33 मानी गई है। मैंने पहले ही बताया है आप सबको। जिन वर्णों का अभी आपको क्वेश्चन आंसर में समस्या तो एक बार ध्यानपूर्वक फिर से वीडियो देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। जो वर्णों के स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। चलते हैं। जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है वो क्या है? तो आप बताओगे अयोगवाह क्या होते हैं? ना तो स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। चलते हैं, इनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। एक एक चीज़ जो मिलने वाली है आपको सब का इस वीडियो में मिलेंगी। चलते हैं। अयोगवाह देखिए इसमें ऑप्शन भी दिख गया, पेज अलग पेज में था। चलते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे 2। अंग और आह क्या है? अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह है तो आप बताओगे विसर्ग और अनुस्वार क्या होते हैं? अंग में विसर्ग, अंग में जो होता है अनुस्वार लगा होता है और आह में विसर्ग लगा होता है। ए और अय किससे बोले जाते हैं? ए और अय जो है कंठ तालु से बोले जाते हैं। ए अय कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए अय कंठ और तालु।
से बोले जाते हैं। चलते हैं, ओ और ओ किससे बोले जाते हैं, तो ओ और ओ किससे बोला जाता है, तो आप बताओ कंठ और ओष्ठ से। दोनों को आपको रट लेना, स्क्रीनशॉट लेके, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई भी परीक्षा हो, ये दोनों तीनों अक्सर मिलते रहते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर कौन कौन से थे, उसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों। ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋढ़ क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। और मध्य स्वर क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा आ क्या है, केवल छोटा आ क्या है, केवल मध्य स्वर है। वृत्ताकार स्वर नहीं है, वृत्ताकार स्वर नहीं है, कौन कौन सा वृत्ताकार नहीं है, तो आपको बता दूं, छोटा आ क्या है, वृत्ताकार स्वर है। आप एक बार ये चीज़ें ना थोड़ा सा रिकॉल है तो फिर से वीडियो को रिकॉल कीजिएगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। स्पीड दोबारा देखें तो आप स्पीड बढ़ा के देखें। जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भागों में बांटा गया है। तालव्य ध्वनि कौन से, तालु से नहीं बोली जाती है, तो आप बताएंगे सी। या और रा जो है तालु से नहीं, जबकि चा छा जा झा यहाँ जो तालव्य है, जा झा भी देखिए चाचा वाले में आ जाता है। ई और ई भी जो है, ईचू यसा नाम तालव्य, आप बात करो ईचू यसा नाम, ई चा छा जा झा, और कौन सा ये बड़ा वाला सा, ये सब क्या है, तालव्य से बोले जाने वाले शब्द हैं। कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, तो देखिए आ किससे, तालव्य से नहीं बोला जाता है, आ कंठ से बोला जाता है। और काखा भी कंठ से बोला जाता है। यावा क्या है, या और रा लावा क्या है, अंतस्थ हैं। पाफा किससे बोला, तो अंश, तो इसका उत्तर इसके जगह पे भी कंठ कर लें तो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से घोष वर्ण कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन पता चलेगा, ऑप्शन देखते हैं तभी पता चलेगा घोष वर्ण कौन सा नहीं है। तो आपको बता दो घोष वर्ण कौन से नहीं है, तो काखा जो है घोष वर्ण नहीं है, तो फिर क्या है, तो ये आघोष है। चलते हैं नेक्स्ट। 1 और 2 किसी भी वर्ग का कितना होता है, आघोष होता है। और 3, 4, 5 क्या होता है, साघोष होता है। चलते हैं, अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण क्या होते हैं, 1 और 2 किसी भी वर्ग का 1, 2 होते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो आप देखिए 1 और 2 ये भी चाचा आ रहा है, काखा आ रहा है, पा और ये भी, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो धा और ता अघोष नहीं। देखिए 11 अलावा सा भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अंतस्थ वर्ण भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। चलते हैं, इनमें से अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसमें कौन सा अल्पप्राण नहीं है, तो आप बताओगे पी, खा और धा नहीं है अल्पप्राण की पर। तीसरा 1 और 3, 5, पहला तीसरा, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा 5वां वर्ण क्या होते हैं, तो आप बताओगे अल्पप्राण होते हैं। स्वर ना तो अल्पप्राण होते हैं, ना तो महाप्राण, कुछ भी नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे खा और धा। महाप्राण ध्वनि कौन सी है, महाप्राण ध्वनि आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, सा सा हा जो है, ये सब क्या होती है, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। स्वर होते हैं, आप बताओगे स्वर क्या होते हैं। इसमें एक चीज, हाँ ठीक, स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण और घोष होते हैं, क्या स्वर होते हैं। चलते, अल्पप्राण और घोष याद कर लेना है। निम्न से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, तो देखिए का और सा से बनता है 6, जा और यहाँ से बना है, यहाँ ता और रा से बना, लेकिन यहाँ पर ये इसके जगह बड़ा सा कर दें तो सही करेक्ट हो जाएगा। सा और रा से जो बना है क्या, तो आप बताओगे सरा, लेकिन छोटा सा से नहीं बना है, यानी इसे बोलते हैं छोटे सा को दंत साब, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से होता है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे, वाक्य है सबसे छोटी। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं, वाक्य नहीं, शब्द है। और पूर्ण अर्थ देने वाला सबसे छोटी इकाई, तो आप बताओगे वाक्य है। अनुसार विसर्ग को क्या कहा जाता है, अनुसार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है। नासिक के व्यंजन नहीं है, नासिक की कौन से नहीं, तो नासिक क्या आप जानते हैं, पा है, या इसमें नासिक नहीं। किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, जैसे काखा गाघा अंगा जो होता है, जैसे चाचा चाचा इया, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, तो नासिक। नासिक की परिभाषा में बता चुका हूँ, जिसका उच्चारण जो है नाक और मुख दोनों प्रयोग होता है उच्चारण में। संघर्षी व्यंजन कौन सी है, संघर्षी व्यंजन आप बताओगे कौन से हैं, तो सा सा हा, देखने से लग रहा है कि गर्म हवा निकलती, संघर्षी व्यंजन को ऊष्म संघर्षी, इसी को ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है, सा सा हा को।
चलते हैं। प्रकंपित व्यंजन कौन से? प्रकंपित इसी को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित नाम है लेकिन ला नहीं है, इसमें रा है, जबकि ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ। कौन कौन से? तो आप बताओगे इसमें से डा और डा, जिसमें नीचे बिंदी लगी होती है, इसमें से कोई नहीं उत्तर होना चाहिए था। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? सी हो जाएगा, डा ढा हो जाएगा। इसमें कौन सा उच्छिप्त व्यंजन? नीचे बिंदी लगा होना चाहिए, वो नहीं लगा होगा तो वो उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर आप क्या बताओगे? या और वाह क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? तो क्या है? ला क्या है? तो आप बताओगे पार्श्विक व्यंजन। निम्न में से कौन सा अरबी फारसी ध्वनि है? तो अरबी फारसी में हमने क्या बताया था, आपको लिखवा भी। तो आ और ला क्या है? अरबी फारसी है। चलते हैं। हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप इसका उत्तर बताओ। स्वर यंत्र से जो हा वर्ण का होता है इसे काकल्य ध्वनि भी कहा, स्वर यंत्र को काकल्य के नाम से भी जाना जाता है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ आप क्या बताएंगे कौन सी हैं? तो टामा टामा याद किए, टामा टामा, टा वर्ग इस तरीके से बोले जाते हैं। तो आप मूर्धन्य टा ठा डा ढा आड़ा, टा ठा डा ढा आड़ा। तो आपका टा ठा डा ढा आड़ा क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे तो मूर्धन्य हो जाएगा, टा ठा डा ढा आड़ा। चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने थे? मूर्ख स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 थे। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋण, ये क्या है? तो आप बताओगे मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल स्वर हैं। हिंदी वर्ण 11वां व्यंजन कौन सा है? तो 11वां व्यंजन क्या हो जाएगा? आप बताओ। टा जो है 11वां व्यंजन है। देखिए, काका काका अंगा, चाचा चाचा आड़ा, टाठा टा। तो 11वां वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टा हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे वर्ण हो जाएगी। लेकिन मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताओगे ध्वनि हो जाएगी। दोनों में अंतर है। तालव्य व्यंजन कौन से? तो चा वर्ग क्या है? चा छा जा झा क्या है? तालव्य व्यंजन है। और ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये भी जो है, और ये वाला सा, ये भी जो है तालव्य ध्वनियाँ हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या कितनी? 11 हो जाएगी। बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने वाले प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। किसे ध्वनियों के अनुस्वार, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वर रूप से उच्चारित ध्वनियों को, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या स्वर के बाद आने। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार कहा जाता है। यानी इसका उत्तर ये कर, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी जिसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं किया जाता, तो पा वर्ग वाला पूरा ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसमें से वा जो है नहीं है। पा ऊ और ऊ जो है ओष्ठ है, पा भी ओष्ठ है, क्या वा ओष्ठ नहीं है? आपको याद कर लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तो बता ही चुका हूँ। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह एक अर्ध स्वर है, ये भी या और वह अर्ध स्वर है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण क्या होता है? तो 1, 3 और 5। पहले एक देखिए, का दिख रहा है आपको, चा भी दिख रहा है, का खा, खा आ गया मतलब दूसरे पे ये नहीं होगा। चा छा जा झा इया, मतलब क्या है? पहला तीसरा और पांचवा कहाँ पर दिख रहा है? पहला तीसरा पांचवा बी में दिख रहा है। तुरंत आंसर आ गया आपका। ज्ञा किसके योग से बना है? तो जा प्लस या, जा प्लस या कहाँ पर दिख रहा है? आप तो बताओ, डीप में दिख रहा है। किस क्रमांक से सघोष व्यंजन है? तो सघोष व्यंजन किस में है? तो या रा क्या है? तो आप बताओगे समोस। या रा लावा क्या है? तो तीनों सघोषी हैं। चलते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो 11 लावा अंतस्थ होते हैं, तो इसमें रा और ला दिया हुआ है, इसके साथ या भी और वा भी जोड़े। 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो आप क्या बताओगे? अंतस्थ व्यंजन आप 4 हैं। या रा ला वा, या और वा इसमें और ऐड कीजिए, टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सा और हा क्या स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं? काखा काका अंगा, का से लेकर काचा टाटा पा, पांचों वर्ग क्या होते हैं? तो आप बताओगे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 है। पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? पा और फा का उच्चारण स्थान आप बताएंगे ओष्ठ होता है। पा और फा का उच्चारण किस क्रम में आघोष व्यंजन है? आघोष व्यंजन आप जानते हैं, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? आघोष होता है। और सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? आघोष होते हैं। ये याद करके रखना है। चलते हैं। तो इसमें डी जो है सा और सा,
देखिए ये सब क्या है, दोनों आघोष हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ वर्ण है? तो 11 अलावा तो रा इसमें मिल गया, अंतस्थ होगा, 4 होते हैं। निम्न में से साघोष अल्प प्राण कौन है? साघोष अल्प प्राण आप क्या बताओगे? दा क्या है? सघोष है भी है और अल्प प्राण भी, ता था दादा ना। आप इसको उस लिस्ट में जाके काका काका लिख के जो पांचों वर्ग हैं तभी आप बता सकते। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर जो है अल्प प्राण और घोष होते हैं। अभी इनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अल्प प्राण भी होते हैं स्वर और घोष भी होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो इसका उत्तर बताएंगे जा, चा, छा, जा, झा। चा वर्ग, चा वर्ग पूरा किससे बोला जाता? तो आप बताओ तालु से बोला। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसमें कौन सी बात गलत है? तो धा जो है सघोष है, महाप्राण है और दंत है, करेक्ट है। आपको बता दूं, बा सघोष अल्प प्राण महाप्राण नहीं है। तो बा किससे बोला जाता है? पा फा बाभा ओष्ठ तो है ये। और सघोष का की परिभाषा क्या है? तो अघोष 1 2 ले जाता है, तो ये कितने नंबर पे आता है? 1 2 तो 3 और 4 5। देखिए पा फा बा, ये तो करेक्ट है, तीसरे पर राइट भी ठीक है। महाप्राण की कंडीशन क्या है? महाप्राण में आप जानते हैं अल्प प्राण कितना होता है? 1 3 5 होता है। महाप्राण क्या होता है? तो आप बताओगे 2 और 4 होता है। जबकि पा फा बा तीसरे नंबर पे आता है, तो ये अल्प प्राण होगा। इस जगह पे अल्प प्राण होता तो इसका उत्तर सही हो जाता। चलते हैं, और सभी सही है। देखिए चा के बारे में भी सही है, खा के बारे में भी सही है और सबके बारे में सही, लेकिन ये गलत है। किस क्रमांक वाली ध्वनि का अक्षर ध्वनि? देखिए आज ऐसे ही जो पिछला टाइप क्वेश्चन था, आप ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते क्योंकि पैटर्न बदल गया आप धीरे धीरे। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो आप बताएं किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो आप बताओ। अक्षर ध्वनि मतलब होता है स्वर के अंतर्गत, तो छोटी ही क्या है, केवल स्वर है। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण नहीं हो सकता? जो ओष्ठ वाले ध्वनि होंगे उनका, यानी बा का उच्चारण स्थान पा फा पा बा, ये ओष्ठ से होता है, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इनमें पार्श्विक व्यंजन कौन है? पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा? तो बताओगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ला क्या है? तो आप बताओगे पार्श्विक व्यंजन है। जबकि रा क्या है? लुंठित व्यंजन है। चलिए 66 क्वेश्चन में हम सब बहुत जल्दी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर वो स्वर होते हैं, व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार आपको लगा देना है। चलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से गा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो गा देखिए का खा गा कंठ से बोला जाता है और जितने भी वर्ग हैं वो किस स्पर्श भी हैं। और उसके बाद में का खा गा तीसरा है, तो इस सघोष भी है, अल्पप्राण भी। आप पूरा जो है टेबल में जाके मिला लीजिए क्या है। निम्न स्वरों में से स्वरों का ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उससे वृत्ताकार बोलते हैं, वृत्ताकार वर्ण बोलते हैं। भाषा के स्वतः संचलित ध्वनियों के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे स्वर के नाम से जाना जाता है। तो स्वर। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण कौन कौन से हैं? तो 1 3 5 किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो पहला का खा गा, देखिए पहला ही मिल गया, तो उसमें का गा जो है क्या है? अल्पप्राण है। निम्न से अनुनासिक स्वर कौन से हैं? अनुनासिक स्वर आप क्या बताओगे? स्वर नहीं है, अनुनासिक पूछा गया। किसमें अनुनासिक स्वर नहीं है? तो डी में जो है अनुनासिक स्वर नहीं है और सब में है। वैसे सही कहा जाए तो इसमें भी है, कोई घंटा अंक का बिंदी का प्रयोग हुआ है, इसमें कोई भी सही नहीं है। चलते हैं, वर्ण माला में मात्रा का अर्थ होता है, मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा संख्या अंग और आ क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। पदों का वह पूरा समूह जिनके द्वारा कोई बात पूरी कहते हैं उसे पूरी बात कहा जाता है, उसे क्या होता है? वाक्य कहा जाता है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम पूरी बात कहते हैं वह होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द नहीं, इसमें वाक्य, पूरी बात कहने के लिए वाक्य का प्रयोग होता है। डी ना होके बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।